गुड आफ्टरनून सर। चलो, कल तो साउंड में नहीं आ रहा था, आज साउंड आ रहा है ना। कल पता नहीं मैं कोई दूसरी क्लास ले रहा था, उसमें वॉइस ही म्यूट हो गई थी। आज तो सही है साउंड। चलो, तो लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से हमने वी हैव स्टार्टेड विद YDSE, है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने स्टार्ट किया था, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, है ना। वी कंटिन्यू विद द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसके कुछ डिस्कशंस पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं कि आज जो पढ़ना है क्लास में आपको, विल हैव टू स्टडी द डिस्कशन पॉइंट्स ऑफ YDSE, है ना। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के few discussion points आपको पढ़ने हैं, है ना, कि we'll have to study the Young's double slit experiment, है ना। इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ने होते हैं आपको, कि अभी तक आपने YDSE के बारे में पढ़ा था, अब हम YDSE के कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ते हैं, राइट। कि भाई YDSE की बेसिक डिटेल्स आपकी क्या है। वन बाय वन अगर हम आए, तो सबसे पहला जो पॉइंट्स होता है, हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं टर्म फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। वी डिफाइन वन टर्म फ्रिंज विड्थ and angular fringe width. Angular fringe width, है ना। कि यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ या एंगुलर फ्रिंज विड्थ, है ना। कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये हम डिफाइन करते हैं, राइट। तो देखो, जो फ्रिंज विड्थ एक टर्म होता है, फ्रिंज विड्थ का सिंपल सा मतलब होता है सेपरेशन बिटवीन द टू सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमम, है ना। कि जब भी हम बात करेंगे फ्रिंज विड्थ की, है ना, तो फ्रिंज विड्थ जो होगी, यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे फ्रिंज आपकी विड्थ की, तो फ्रिंज विड्थ इज द separation between consecutive maxima और minimum, consecutive maxima और minimum, है ना। कि एक मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो सेपरेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका फ्रिंज विड्थ, है ना। और जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है, दिस इज सिंपल एंगुलर सेपरेशन। जब भी हम बात करेंगे एंगुलर फ्रिंज विड्थ की, फ्रिंज विड्थ की, है ना, तो ये सेम चीज होती है, ये आपका एंगुलर सेपरेशन होता है, वो लीनियर सेपरेशन है। ये सेपरेशन कौन सा हो जाएगा, इसलिए आपका एंगुलर सेपरेशन। तो आपका फ्रिंज विड्थ है, इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपकी एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है, इसको आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो देखो, फ्रिंज विड्थ जो होगा वो सिंपल सा ऐसा हो जाएगा कि जब मैं YDSE एक्सपेरिमेंट इस तरह से प्लॉट करूंगा, भाई ये आपकी दो स्लिट्स हैं, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपकी मैक्सिमा या मिनिमा बन रहा है। तो आपको पता है, कहीं भी इस तरह से अगर हम देखें, तो यहाँ पे सपोज आपका nth मैक्सिमा बन गया, ये आपका nth मैक्सिमा बन गया है। दोबारा जो nth मैक्सिमा बनेगा वो यहाँ पे कहीं पे बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा n+1th मैक्सिमा, है ना। कि भाई यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया nth मैक्सिमा, और इसके बाद में आपका ये n+nth मैक्सिमा हो गया, ये आपका nth हो गया और ये आपका n+nth। तो इसके बीच का जो सेपरेशन होता है, इसी को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। ये जो डिस्टेंस होगी मैक्सिमा या मिनिमा के बीच का, तो दिस इज सिंपल नोन एज ए फ्रिंज विड्थ। तो यहाँ से अगर हम फ्रिंज विड्थ को लिखना चाहें, तो फ्रिंज विड्थ आपको आ जाएगा, जैसे आपने पढ़ा था कि भाई nth मैक्सिमा जो होता है वो n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d होता है। तो जो आपका n+nth मैक्सिमा होगा, yn+n, ये आपका हो जाएगा n+1 इंटू लैम्डा d बाई स्मॉल d। भाई nth मैक्सिमा आपका यहाँ बन गया, तो n+1th मैक्सिमा आपका यहाँ पे बन जाएगा। इसके बीच का जो सेपरेशन होगा, इसी को हम क्या होता है, जैसे कि आपका फ्रिंज विड्थ, जो फ्रिंज विड्थ होगी बीटा, ये बीटा आपका हो जाएगा y इंटू n+1 डिवाइड माइनस y n आ जाएगा। तो अल्टीमेटली फ्रिंज विड्थ जो होगा ना, ये लैम्डा d बाई d हो जाएगा, हाँ। तो भाई इसमें n वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस होगी वो लैम्डा d बाई स्मॉल d हो जाएगी। तो ये जो टर्म होता है फ्रिंज विड्थ, तो हर फ्रिंज की विड्थ सेम होगी, है ना। इसमें फ्रिंज विड्थ में कोई सेपरेशन डिफरेंस नहीं होता है, कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा और सबकी फ्रिंज विड्थ क्या होती है, जैसे कि आपकी सेम होती है। तो ये तो मैंने फ्रिंज विड्थ डिफाइन किया। ऐसे ही हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिफाइन, या फिर ध्यान दो कि यहाँ पे सपोज इसके एंगुलर पोजीशन थीटा है ना, तो n+1 वाले की एंगुलर पोजीशन हो जाएगी थीटा n+1। तो ये जो बीच का एंगल होगा, इसी को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये चीज होती है एंगुलर पोजीशन, और इसका जो सेपरेशन होता है वी कॉल इट एज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो आपको पता है, जो थीटा की वैल्यू होगी, डेल्टा की वैल्यू,
ये आपकी हो जाएगी थीटा n प्लस 1 माइनस थीटा n, और थीटा n प्लस 1 आपको होता है तो परपेंडिकुलर बाई बेस ही तो हो जाएगा, है ना। ये जो चीज होगी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये कैपिटल डी है। तो जब मैं यहाँ पे थीटा n प्लस 1 लिखूंगा तो ये आपका हो जाएगा वाई n प्लस 1, है ना, बाई कैपिटल डी, माइनस आपका हो जाएगा वाई एन बाई कैपिटल डी, है ना। ऑब्वियसली बात है कि जब मैं इसको डिफाइन करूंगा तो ये आपका बीटा बाई कैपिटल डी आ जाएगा, क्योंकि वाई एन प्लस 1 और वाई एन का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, और बीटा की वैल्यू में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, है ना, कि बीटा की वैल्यू में जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो अल्टीमेटली एंगुलर फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू आएगी वो लैम्डा बाई डी आ जाएगी। तो हमेशा आप क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा गया है, फ्रिंज विड्थ पूछा गया है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछा गया है। तो जो फ्रिंज विड्थ होती है वो तो लीनियर सेपरेशन होती है डिस्टेंस वाइज, वो आपकी लैम्डा डी बाई स्मॉल डी हो जाएगी, और जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है वो एंगुलर सेपरेशन होती है, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ की वैल्यू सिंपल लैम्डा बाई डी हो जाएगी। तो सबसे पहला जो टेक्निकल टर्म हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसी को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ, राइट। तो पहला टर्म आप ये लिख लो, दिस इज योर वेरी फर्स्ट टर्म, है ना, ये आपका सबसे पहला टर्म हो गया। ठीक है, क्या करें, तो पहला टर्म हमने डिफाइन कर दिया है फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ, है ना। दूसरा टर्म हम यहाँ पे आ जाते हैं कि पहला टर्म इसको डिफाइन करने के बाद जो इसमें आप नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हो, वे डिफाइन द व्हेन, सेकंड टर्म आ गया व्हेन YDSE is performed in YDSE is performed in some liquid, in liquid, है ना, of refractive index mu, कि जो भी आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो ये हम किसी लिक्विड में परफॉर्म करते हैं जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, जैसे कि आपका म्यू, है ना। तो जब भी आप ऐसा करोगे एकदम आसान सी चीज है कि अगर एयर में वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा नॉट है तो इनसाइड द लिक्विड आपका लैम्डा ही तो चेंज हो जाएगा, है ना, इनसाइड द लिक्विड, है ना। इसी वेवलेंथ की वैल्यू जो हो जाएगी वो लैम्डा नॉट में म्यू हो जाएगी, है ना। क्या करना है कि अगर एयर में किसी चीज की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की लैम्डा नॉट है तो इनसाइड द लिक्विड लैम्डा की जगह पे आप किससे रिप्लेस कर दोगे, लैम्डा नॉट बाय म्यू से। तो जो भी आपके फॉर्मूले थे, चाहे वो फ्रिंज विड्थ हो चाहे एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो, हर जगह पे लैम्डा नॉट बाय म्यू आ जाएगा, है ना, कि हर जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, लैम्डा नॉट बाय म्यू, कि अगर आपने एयर में लैम्डा नॉट लिया है तो किसी मीडियम में वो कितना हो जाएगा, कि आपका लैम्डा नॉट बाय म्यू हो जाएगा। ये आपका आ गया YDSE जो हम परफॉर्म कर रहे हैं लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में कर रहे हैं। तो बेसिकली आपकी ये सारी चीजें हम इसमें क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, राइट। थर्ड आपका आ जाएगा कि अगर हम YDSE व्हाइट लाइट के साथ परफॉर्म करें, थर्ड डिस्कशन पॉइंट हो जाएगा कि YDSE is performed with white light, performed with white light, है ना, कि अगर हम व्हाइट लाइट के साथ परफॉर्म करें तो क्या होगा। अब तक तो आप सिंगल वेवलेंथ ले रहे थे, अगर आप व्हाइट लाइट के साथ परफॉर्म करोगे तो आपको होता है सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट, हाँ, कि अगर परफॉर्म हम व्हाइट लाइट के साथ करें देन ओनली सेंट्रल मैक्सिमा विल बी व्हाइट, ओनली सेंट्रल मैक्सिमा, राइट, विल बी व्हाइट, है ना, कि सिर्फ इसका सेंट्रल मैक्सिमा होगा वही क्या होगा, बेसिकली आपका व्हाइट होगा। बाकी क्योंकि आपको है सेंट्रल मैक्सिमा में तो सारे कलर का पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाएगा ना, कि अगर हम इस तरह से दो स्लिट्स ले लें कि एक स्लिट आपकी ये है और दूसरी स्लिट आपकी ये है ना, और ये आपका सपोज ओ पॉइंट पे इस तरह से लाइट जा रही है और इसका यहाँ पे सुपर पोजिशन हो रहा है ना, किस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि आपका सुपर पोजिशन हो रहा है। तो आपको पता है किसी भी वेवलेंथ तो सबका पार्ट डिफरेंस जीरो होगा, कोई भी रेड कलर व्हाइट येलो कलर कोई भी ले ले सबका पार्ट डिफरेंस जीरो होगा। तो हम बोलेंगे सेंट्रल पे all colors will fall maximum, all colors will form maximum,
ये सारे जो कलर होंगे वो सेंटर पे क्या फॉर्म करेंगे, मैक्सिमा। तो अगर सारे कलर मैक्सिमा फॉर्म हो रहे हैं तो सारे कलर मिक्स होकर फिर से व्हाइट बन जाएगी। लेकिन ऐसा हम किसी दूसरे पॉइंट के लिए नहीं बोल सकते ना, कि अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे ले लूं, हो सकता है कि दूसरा कलर किसी, पता है कि कलर का मैक्सिमा बन रहा हो और वायलेट का मिनिमम बन रहा हो, वो फिर परफेक्ट व्हाइट नहीं होगा। तो सिंपल सा बोलेंगे only central maxima will be white, at other fringes will be colorful, other fringes will be colorful, है ना। कि भाई सिर्फ व्हाइट लाइट जो होगी वो सेंट्रल मैक्सिमा से व्हाइट होगा, उसके अलावा बाकी फ्रिंजेस कलरफुल होंगे। हो सकता है किसी दूसरे कलर का जो होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या फॉर्म हो रहा होगा, बेसिकली आपका मैक्सिमा और मिनिमा फॉर्म हो रहा होगा, है ना। लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा वैसा क्या होगा, व्हाइट होगा। तो इस तरह से आपको पता है ना कि जब मोनोक्रोमेटिक हम लाइट लें तो हम ये पहचान नहीं सकते कि कौन सा सेंट्रल मैक्सिमा है, क्योंकि सारे मैक्सिमा तो एक ही जैसे होंगे, इक्वल इंटेंसिटी के। लेकिन व्हाइट लाइट के साथ हम सेंट्रल मैक्सिमा पहचान सकते हैं। भाई सेंट्रल मैक्सिमा वो होगा जो व्हाइट होगा, उसके अलावा सारे फ्रिंजेस जो होंगे वो क्या होंगे, बेसिकली आपके कलरफुल। तो हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा को पहचान हम पाते हैं जब व्हाइट लाइट हम यूज करते हैं। तो सेंट्रल मैक्सिमा ही सिर्फ उसके केस में क्या होगा, व्हाइट। ये आपका पॉइंट नंबर क्या हो गया, जैसे कि आपका थर्ड। थर्ड के बाद हम पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, है ना। थर्ड के बाद हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। ये जस्ट वाईडीएससी के कुछ डिस्कशन पॉइंट्स जो आपने वाईडीएससी लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसी को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इसमें जो फोर्थ पॉइंट होता है वो ये होता है कि YDSC with oblique incidence, YDSC with oblique incidence, oblique incidence, है ना। कि अब तक जो हम इंसिडेंस ले रहे हैं वो तो परपेंडिकुलर ले रहे थे, अब हम इंसिडेंस कैसे लेते हैं, जैसे कि आपको ऑब्लिक लेते हैं कि भाई इस तरह से आपकी दो स्लिट्स हैं और इन दोनों स्लिट्स में अब तक तो हम परपेंडिकुलर ले रहे थे और यहाँ पे आपका कोई पॉइंट P, अब हम ऑब्लिक इंसिडेंस लेते हैं। इस तरह से कोई लाइट आई यहाँ पे और दूसरी लाइट आपकी यहाँ पे आ गई और ये ट्रेवल करके किसी की पॉइंट तक पहुंचते हैं, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका ऑब्लिक इंसिडेंस, है ना। कि भाई परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि पहले से ही किसी एंगल पे आ रहे हैं। मे बी ये वाला एंगल हो सकता है कि थीटा को लो या अल्फा ले लो आप इस एंगल, ये जो अल्फा एंगल है। तो मेन वही चीज है ना कि आपको तो मेन पार्ट डिफरेंस निकालना होता है कि भाई पी पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, स्लिट के बीच का सेपरेशन तो स्मॉल डी है, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा। तो जैसे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा आपको क्या ये वाला एंगल अल्फा अगर है ये भी अल्फा हो जाएगा। तो पहले से ही एक पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो गया डी साइन अल्फा। भाई इंटर होने से पहले ही एक पार्ट डिफरेंस है डी साइन अल्फा का, फिर बाद में फिर से पार्ट डिफरेंस होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। तो ये वाला एंगल हो सकता है कि अगर सेट सेपरेशन दी है तो ये एंगल आपका थीटा हो जाए। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, जैसे आपका डी साइन थीटा हो जाएगा, हाँ। कि पहले से पार्ट डिफरेंस कितने है डी साइन अल्फा का, बाद में डी साइन थीटा का हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, इंटर होने से पहले ये पाथ लेंथ ज्यादा है, इंटर होने के बाद में ये पाथ लेंथ। तो जब मैं नेट पार्ट डिफरेंस लिखूंगा, व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट पी, है ना। कि अगर मुझे ये लिखना है कि व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट पी, भाई पॉइंट पी पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा, अगर मैं नेट पार्ट डिफरेंस लिखना चाहूँ तो वो जो पार्ट डिफरेंस होगा ना वो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाए। बाद में इसकी पाथ लेंथ ज्यादा है, पहले इसकी ज्यादा थी। तो जो नेट पार्ट डिफरेंस होगा वो आपका हो जाएगा डी साइन थीटा माइनस डी साइन अल्फा, हाँ। भाई डी साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, जैसे आपका डी साइन अल्फा। और ये वाला जो टर्म है ना, इसको हम नॉर्मल जैसे आप ज्योमेट्री यूज करते थे वैसे यूज कर सकते हैं। इस साइन को चाहो तो आप टेन में कन्वर्ट कर लो भाई, और ये वाला एंगल आप थीटा ले लेते थे। तो बाकी सारी चीजें हम इसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं, ये तो फिक्स है। तो ध्यान रखना कि पहले से अगर ऑब्लिक इंसिडेंस है तो उससे पहले वाला पार्ट डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना। अब ये पार्ट डिफरेंस डिपेंड करता है कि जहां पे ये पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाए, है ना, वहां पे आपका सेंट्रल मैक्सिमम है। जहां पे पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाए वहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा, जैसे कि आपका सेंट्रल मैक्सिमम, है ना। और जहां पे पार्ट डिफरेंस इक्वल हो जाए एन लैम्डा पे, वहां पे फॉर्म हो जाएगा nth मैक्सिमम, है ना। और जहां पे पार्ट डिफरेंस इक्वल हो जाए 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, वहां पे फॉर्म हो जाएगा जरिए आपका nth मिनिमम।
सिंपल थ्योरी कि जहां पे पार्ट डिफरेंस 0 हो जाए वहां पे सेंट्रल मैक्सिमम फॉर्म होगा, जहां पे एन लैम्डा के इक्वल फॉर्म हो जाए nth मैक्सिमम हो जाएगा, और जहां पे इसके इक्वल होगा क्या फॉर्म हो जाएगा nth मैक्सिमम, है ना। अब इसमें सेंट्रल मैक्सिमा कोई जरूरी के सेंटर पे ही, कहीं और भी हो सकता है ना। नॉर्मल केस में तो सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे ही होता है क्योंकि वही पार्ट डिफरेंस 0 होगा, तो इसमें पहले से पार्ट डिफरेंस है ना, तो सेंट्रल मैक्सिमा कहीं और भी हो सकता है। तो आप पार्ट डिफरेंस निकालो, जहां पे वो 0 होगा वो सेंट्रल मैक्सिमा होगा, जहां पे n लैम्डा होगा वो nth मैक्सिमा होगा, और जहां पे 12 - 1 लैम्डा बाई 2 होगा वो क्या हो जाएगा सर आपका nth मिनिमम। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। कई बार ऑब्लिक इंसिडेंस के भी क्वेश्चंस आते हैं कि पहले से ही अगर किसी एंगल पे आ रहा है तो उसका पार्ट डिफरेंस हम किस तरह से कैलकुलेट करें, उसको लिखो पहले आप। हाँ, ये हो जाएगा वाई ऑब्लिक इंसिडेंस। ठीक है, ये हमने कर लिया ऐसे। तो ये कुछ हमने डिस्कशन पॉइंट्स पढ़े, वाई विथ ऑब्लिक इंसिडेंस एंड वाइट लाइन। अब ये आपका है। इसके बाद एक पॉइंट नंबर 5 है कि किसी भी फ्रिंज का शेप कैसा होगा, है ना, कि व्हाट इज द शेप ऑफ एनी फ्रिंज। पॉइंट नंबर 5 पे हम आ जाते हैं। उसको हम डिस्कस करते हैं, उसको हम बोलते हैं शेप ऑफ द फ्रिंज। कोई भी अगर फ्रिंज होगा तो उसका पर्टिकुलरली शेप कैसा होगा, तो वी कैन टॉक अबाउट द शेप ऑफ द फ्रिंज। शेप ऑफ फ्रिंज, है ना, कि जो फ्रिंज होगा इसका पर्टिकुलरली शेप कैसा होगा, है ना, कि भाई जो स्क्रीन पे फ्रिंज बन रहा है उसका शेप कैसा होगा। तो देखो शेप ऑफ द फ्रिंज में आप एक जानना पॉइंट नंबर 5 में कि ये सारा कुछ डिपेंड करता है शेप ऑफ द फ्रिंज, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोर्स, depends on nature of source, nature of source and position of screen, position of screen, है ना, कि भाई ये शेप ऑफ द फ्रिंज जो होगा इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सोर्स एंड पोजीशन ऑफ द स्क्रीन। कि अगर मैं सबसे पहले पॉइंट सोर्स ले लूं, यहाँ पहले हम स्ट्रिक्ट नहीं लेते हैं बल्कि हम यहाँ पे लेते हैं कि कोई पॉइंट सोर्स, दो कोहेरेंट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, है ना, तो इससे हम जानना चाहते हैं कि फ्रिंज का जो शेप होगा वो कैसा होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे लेते हो कि कहीं पे कोई पॉइंट सोर्स है ना, कि कहीं पे हम लेते हैं पॉइंट सोर्स, है ना, तो पॉइंट सोर्स से हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द शेप ऑफ द फ्रिंज। हम सिंपल से ऐसा ले सकते हैं कि ये आपका कोई S1 है और ये आपका कोई S2 है ना, कि भाई एक आपका सोर्स हो गया S1, दूसरा क्या हो गया जैसे कि आपका S2, ये दोनों पॉइंट सोर्स है। हम जानना चाहते हैं कि इससे जो फ्रिंज बनेगी वो कैसे बनेगी। तो देखो क्या होगा कि जैसे इसके चारों तरफ जो फ्रिंजेस बनती है ना वो इस तरह से बनती है, हाँ ये फ्रिंज होता है, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो गया ऐसा, है ना, कि भाई एक्चुअल जो बनेगा वो आपका इस तरह से होगा, है ना, कि भाई स्ट्रिंग जो बनती है पॉइंट सोर्स के लिए वो आपकी इस तरह से बनती है। आप स्क्रीन पे सिर्फ इसका क्रॉस सेक्शन देखते हो, इंटरसेक्शन, है ना, तो आप देखो इसमें क्या होता है कि कहीं पे भी अगर मैं पॉइंट ले लूं किसी भी लोकेशन पे, तो S1 से P की तरफ हम जाएंगे और S2 से P की तरफ जाएंगे, है ना, तो इस P पॉइंट की प्रॉपर्टी होगी कि S2P माइनस S1P वहां पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना, कि अगर ये P पॉइंट है तो इस पूरे के पूरे फ्रेंज में क्या होगा, अगर मान लो मैक्सिमम बन रहा है तो सारी जगह मैक्सिमम बनेगा, तो मतलब S2P माइनस S1P क्या होगा, कांस्टेंट होगा। भाई मेन चीज ये होता है कि भाई इस पूरे फ्रेंज में पार्ट डिफरेंस हर जगह पे क्या रहेगा कि आपका सेम रहेगा। और एक चीज थोड़ा सा आप मैथ्स में पढ़ते हैं कि अगर S2P माइनस S1P कांस्टेंट है ना, तो मतलब ये जो इक्वेशन होती है हाइपरबोला की, है ना, तो जो शेप ऑफ द फ्रेंज दिस द इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला, लेकिन हाइपरबोला 3D में बन रहा है ना, तो इसी को हम बोलते हैं कि ये हाइपरबोलाइड बने, दिस इज शेप जो होगा वो हाइपरबोलाइड हो, है ना, कि भाई जो शेप ऑफ द फ्रिंज होगा इस केस में अगर पॉइंट सोर्स है तो हाइपरबोलाइड हो, है ना, तो हाइपरबोलाइड इस तरह से आपका बन जाएगा। अब आप स्क्रीन पे क्या देखते हो, है ना, तो स्क्रीन पे सिंपल सा हम देखते हैं ऑन स्क्रीन, राइट, वी विजुलाइज ओनली इंटरसेक्शन,
विजुलाइज ओनली इंटरसेक्शन। स्क्रीन पे हम क्या चीज विजुलाइज करते हैं, सिर्फ इस फ्रिंज का बेसिकली आपका इंटरसेक्शन। तो आप थोड़ा सा ध्यान ध्यान देके देख लेना कि अगर मैं कोई स्क्रीन यहाँ पे प्लेस कर दूं, है ना, कि भाई सपोज आपने स्क्रीन यहाँ पे साइड में प्लेस कर दिया, तो जो इंटरसेक्शन होगा उसका शेप आपका ऐसा बन जाएगा। ये जो फ्रिंज का पैटर्न बनेगा ना, वो आपका इस तरह से हाइपरबोलिक शेप का बन जाएगा। हाँ, कि अगर स्क्रीन मैंने ऐसे प्लेस कर दी तो इस तरह से आपके फ्रिंजेस जो होंगे वो आपके ऐसे बनेंगे। ये आपका जो होगा, ये क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका शेप ऑफ द फ्रिंज होगा कि भाई ये आपका सपोज डार्क फ्रिंज है, तो फिर व्हाइट होगा, अगेन डार्क, एंड इस तरह से आपका हमेशा स्ट्रेट नहीं होता है, बल्कि अगर पॉइंट सोर्स है तो वैसे शेप तो 3D में हाइपरबोलाइड बनेगा। लेकिन इसका क्रॉस इंटरसेक्शन जो होगा, स्क्रीन अगर हम यहाँ पे प्लेस कर दें, अगर ये आपकी स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन अगर हम यहाँ पे प्लेस कर दें तो इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, जैसे कि आपका हाइपरबोलाइड। तो ये स्क्रीन मैं इसके टॉप पे पुट कर दूं, यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन पुट कर दूं तो ऐसा थोड़ी होगा, बल्कि यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे शेप। इस शेप ऑफ द फ्रिंज अगर हम यहाँ पे बात करें इस स्क्रीन के ऊपर, तो इसका शेप आपका ऐसा हो जाए कि भाई यहाँ पे सेंट्रल में कुछ फ्रिंज बनेगा और इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। तो ध्यान रखना, वही मैंने बोला है कि शेप ऑफ द फ्रिंज डिपेंड करता है कि सोर्स कैसा है, तो सोर्स पॉइंट हो गया, एंड पोजीशन ऑफ द स्क्रीन। पोजीशन ऑफ द स्क्रीन अगर साइड वाइड रखी हुई है तो हाइपरबोलिक शेप के फ्रिंजेस बनेंगे। अगर आप इसको टॉप पे रख दोगे तो इसका क्रॉस सेक्शन जो होगा वो सर्किल बन जाएगा, है ना। तो इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर पॉइंट सोर्स है तो हम यहाँ स्क्रीन पे रखेंगे तो क्या बनेगा, साइड में रखेंगे इसके। लेकिन आपका जो एक्सपेरिमेंट होता है वाईडीएसी, वो पॉइंट सोर्स के साथ थोड़ी होता है, बल्कि वाईडीएसी जब परफॉर्म करते हो तो आप स्लिट के साथ परफॉर्म करते हो, है ना। कि वाईडीएसी जो आप परफॉर्म करते हो वो किसके साथ परफॉर्म करते हो, इसलिए आपके स्लिट के साथ। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि अगर मैं वाईडीएसी की बात करूं, है ना, कि शेप ऑफ द फ्रिंज इन वाईडीएसी, है ना, कि वाईडीएसी में शेप ऑफ द फ्रिंज कैसा होगा, है ना, कि वाईडीएसी में व्हाट इज द शेप ऑफ फ्रिंज इन डबल स्लिट। भाई डबल स्लिट अगर आपका सोर्स है तो उस केस में शेप ऑफ द फ्रिंज कैसा होगा, तो ध्यान रखना उस केस में तो शेप ऑफ द फ्रिंज होता है, मैं ऐसा बना सकता हूँ इसे कि इस तरह से आपकी दो स्लिट्स हैं, है ना, कि इसी को हम एज अ सोर्स ट्रीट करते हैं, तो इसका जो शेप ऑफ द फ्रिंज होगा ना वो हाइपरबोला इन द प्लेन होता है। ये डबल स्लिट में जो शेप ऑफ द फ्रिंज होगा इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला इन प्लेन। इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, जैसे कि आपका हाइपरबोला इन प्लेन। वे प्लेन में कोई हाइपरबोला होगा वो आपका क्या होता है, जैसे कि आपका शेप ऑफ द फ्रिंज होगा, तो मतलब इसका जो शेप होगा वो आपका इस तरह से बन जाएगा, दिस इज द शेप ऑफ द फ्रिंज, लाइक दैट। इसका जो शेप होगा वो आपका इस तरह से हो जाएगा, है ना, कि भाई प्लेन में आपके हाइपरबोला टाइप की इस तरह से चीजें बन जाएंगी, है ना। और ज्यादा आप तो इंटरसेक्शन देखो ना, तो अगर आप यहाँ पे कोई स्क्रीन प्लेस होगा वो आपका इस तरह से प्लेन स्ट्रिप्स होगा। जो शुरू पोस्टर्स थे उसमें प्लेन ही तो था, कि हम बोलते थे कि भाई इसमें जो बनेगा इसका क्रॉस सेक्शन वो इस तरह से ब्राइट होगा फिर डार्क होगा, और इस तरह से बेसिकली आपका फॉर्म होगा। ये ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस जो होंगे, है ना, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस जो होंगे इस तरह से आपकी ऑल्टरनेटिव स्ट्रिप्स होंगे, इस तरह से ऑल्टरनेट क्या होंगे, जैसे कि आपकी स्ट्रिप्स होंगी एंड ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस होंगे। तो इस तरह से डार्क हो गया, है ना, अगेन आपका क्या हो गया, डार्क हो गया, फिर से आपका एक डार्क हो गया, एंड सो ऑन, है ना। इस तरह से फ्रिंज का क्या होगा, जैसे कि आपका शेप होगा, इस शेप ऑफ द फ्रिंज जो होगा वो आपका इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई किसी भी शेप में जो फ्रिंज बनते हैं उसका बेसिक शेप क्या होगा, तो डिपेंड करता है कि सोर्स का नेचर कैसा है। ये दो केस पॉपुलर है, या तो आपसे पॉइंट सोर्स में पूछेंगे या वाईडीएसी में पूछेंगे। तो वाईडीएसी में तो हम जानते हैं कि प्लेन स्ट्रिप्स जो होती हैं वो फ्रिंज की क्या होती है, जैसे कि आपकी शेप्स। ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 5 इस वापस से, है ना। तो ये आपका हो गया शेप ऑफ द फ्रिंजेस, पॉइंट नंबर 5, है ना। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
अब तक जो हमने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, वो आपका ये होता है कि जो पॉइंट नंबर 6 की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 6 में जस्ट आपका हम इसका डिस्कस करते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ एंड फ्रिंज शिफ्ट, फ्रिंज शिफ्ट है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ एंड फ्रिंज शिफ्ट है ना। तो देखो दो तरह के पाथ आप डिफाइन कर रहे हो, एक तो हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ, पहले दिस इज नोन एज ए ज्योमेट्रिकल एक पाथ होता है ना। तो ज्योमेट्रिकल पाथ सिंपल सा होता है कि दिस इज द एक्चुअल पाथ राइट इन मीडियम, है ना, कि कोई भी रे या वेव जो मीडियम में एक्चुअल पाथ ट्रेवल करती है उसी को क्या होता है, जैसे आपका ज्योमेट्रिकल पाथ है ना। तो ज्योमेट्रिकल पाथ का सिंपल सा मतलब हो गया कि इस तरह से कोई कोई स्लैब है ना, इस स्लैब की विड्थ अगर डेल्टा एक्स है, इस स्लैब की विड्थ कितनी है, बेसिकली आपकी डेल्टा एक्स है, तो आपसे बोला गया कि मीडियम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डेल्टा एक्स, तो जस्ट हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल पाथ जो इसका होगा वो डेल्टा एक्स होगा। भाई इस मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो कोई भी वेव या रे मीडियम में जो पाथ ट्रेवल करती है एक्चुअली उसको हम बोलते हैं जैसे कि आपके ज्योमेट्रिकल पाथ। लेकिन एक टर्म यूज होगा बार बार, उसी को हम बोलेंगे ऑप्टिकल पाथ। व्हाट इज द ऑप्टिकल पाथ? तो जो ऑप्टिकल पाथ होता है दिस इज द इक्विवेलेंट डिस्टेंस, this is simply equivalent distance है ना, कि this is simply equivalent distance traveled in air, in air for same phase difference, for same phase difference है ना। तो भाई सबसे पहले तो ज्योमेट्रिकल पाथ आ गया, दैट इज द एक्चुअल पाथ इन मीडियम, और दूसरा आपका ऑप्टिकल पाथ आ गया, दिस इज द इक्विवेलेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयर फॉर सेम फेज डिफरेंस, कि भाई इसके इक्विवेलेंट एयर में कितना करता फॉर सेम फेज डिफरेंस। देखो इसको इस तरह से कर सकते हो कि कहीं भी मुझे अगर पार्ट डिफरेंस पता है उससे मैं फेज डिफरेंस निकाल सकता हूँ, अगर मुझे पार्ट डिफरेंस पता है तो उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, जैसे कि आपका फेज डिफरेंस है ना। मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसे, जैसे मैं जब फेज डिफरेंस लिखूंगा यहाँ पे तो फेज डिफरेंस की वैल्यू एक होती है, दैट इज द k बाई डेल्टा एक्स, ये तो होता है फेज डिफरेंस। भाई डेल्टा एक्स अगर पार्ट डिफरेंस है तो उसका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, k इंटू डेल्टा एक्स, और k की जगह पे या तो हम पुट कर सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा है ना, या k की जगह पे आप ओमेगा बाई k, ओमेगा बाई c भी तो यूज कर सकते हो है ना, कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ओमेगा बाई k ही तो होती है। ओमेगा इज द एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और k आपका एंगुलर वेव नंबर होता है, तो k की जगह पे हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ओमेगा बाई c है ना, इनटू डेल्टा एक्स। तो आप देखो आपने यहाँ पे c लिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अगर मैं इसको एयर में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस c की जगह पे इक्विवेलेंट पुट कर दूंगा ना, ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो c नॉट बाई c होता है, यहाँ से जो c की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी c नॉट बाई म्यू हो जाएगी। अल्टीमेटली जैसे मैं यहाँ पे पुट करूंगा ना तो यहाँ पे आपका आ जाएगा म्यू इंटू डेल्टा एक्स बाई सी नॉट, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कि अगर मैं फेज डिफरेंस सेम लूं तो अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट लूंगा मीडियम में तो डिस्टेंस मुझे डेल्टा एक्स लेना पड़ेगा, उसी को हम ज्योमेट्रिकल पाथ बोलते हैं। लेकिन मैं अगर वैक्यूम में स्पीड ले लूं तो जो पाथ होगा वो बढ़ जाएगा, एयर में अगर पाथ ले लूं तो एयर की स्पीड होगा तो म्यू को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, डेल्टा एक्स से। तो जो ये वाला टर्म आया है डेल्टा एक्स को तो हम तो बोलते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ, ये वाला जो टर्म आया है इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। ये जो पाथ होता है इसी को हम बोलते हैं जैसे आपका ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ का सिंपल सा मतलब हो गया कि जिस डिस्टेंस को मीडियम में ट्रेवल करने के लिए फेज डिफरेंस कोई 5 हो रहा है ना, तो सेम फेज डिफरेंस की वो वैक्यूम में कितना ट्रेवल करे तो वो डिस्टेंस म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया
कि हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एक्स डिस्टेंस इन मीडियम, डेल्टा एक्स डिस्टेंस इन मीडियम is equivalent to mu into delta x distance in air, distance in air। ये मेन चीज है कि कहीं भी डेल्टा एक्स डिस्टेंस अगर मीडियम में है तो उसका इक्विवेलेंट एयर में कितना होगा, जैसे कि आपका म्यू इनटू डेल्टा एक्स है ना, कि डेल्टा एक्स डिस्टेंस जो मीडियम में होगी वो इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, जैसे कि आपकी म्यू इनटू डेल्टा एक्स इन जैसे कि आपका एयर। बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार आपको ज्योमेट्रिकल पाथ तो अलग अलग लगता है लेकिन ऑप्टिकल पाथ सेम होता है। जैसे कि अगर मैं प्रिज्म ले लूं यहाँ पे कोई, तो बड़ी सरप्राइजिंग चीज है कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह से कोई प्रिज्म ले लूं है ना, तो और यहाँ से आपकी दो लाइट में ले लेता हूँ, दो पाथ, एक आपकी लाइट इस पाथ में जा रही है और एक लाइट इस तरह से जा रही है, तो आपको पता है यहाँ पे बैंड हो जाएंगे है ना, और बैंड होके अगर कहीं पे इसका सुपर पोजिशन हो रहा है, मान लो मैंने कोई लेंस लेके इसको सुपर इम्पोज करवा दिया किसी स्क्रीन पे है ना, तो अगर मुझे पता है कि इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, तो मुझे पता है यहाँ पे इंटेंसिटी 4 आई नॉट है ना, क्योंकि दोनों का वैसे पाथ अलग अलग है। याद रखना कि पाथ अलग अलग इसलिए है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इसका पाथ ज्यादा है ना, कि दोनों का पाथ वैसे अलग अलग दिख रहा है लेकिन एक्चुअली में पाथ डिफरेंस 0। उसका रीजन सिंपल सा है कि जब हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का पाथ तो कोई डिफरेंस था नहीं, तो ए से हम आएंगे बी पे, ऐसे आपका सी से आप डी पे आ गए, और यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ई आ जाएगा, तो आपका ईडी के बाद तो पाथ सेम है और एसी के पहले ही पाथ सेम था, तो जो पाथ वो यहीं पे डिफरेंस तो था, लेकिन ये भी पाथ एक्चुअली में सेम ही होंगे। आप देखो जहां पे मीडियम में ट्रेवल कर रही थी वो पाथ कम है, लेकिन उसका जब इक्विवेलेंट हम एयर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका भी इसी के इक्वल ही आ जाए, जहां पे मीडियम में पूरा पाथ ट्रेवल कर रही है तो पाथ कम है, उसका इक्विवेलेंट जब एयर में करेंगे तो दोनों पाथ लेंथ क्या होगा, जैसे आपके सेम आ जाएंगे। तो कई बार ऐसा लगता है कि ज्योमेट्रिकल पाथ दोनों का अलग अलग है, लेकिन जब इसको सबको हम एयर में ले लेंगे, इस पाथ को भी मैं एयर में ले लूं, इस पाथ को भी एयर में ले लूं और ये वाला पाथ तो एयर में है ही, तो एक्चुअली में इस जगह पे पाथ डिफरेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या चीज फॉर्म हो जाएगा, जैसे कि आपका मैक्स। तो जस्ट मैंने समझाया है कि देखने में कई बार लाइट का पाथ अलग अलग लगता है, वो ज्योमेट्रिकल पाथ होता है, तो सबको जब हम सेम फेज डिफरेंस से एयर में कन्वर्ट करेंगे तो पाथ क्या होगा, जैसे कि आपका सेम है। इवन लेंसेज में भी, लेंसेज में आप थोड़ा ध्यान दो कि जैसे ये लेंस है इस तरह से कि अगर मैं दो रे लेता हूं ऐसे, एक रे किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चली गई, इस पाथ को फॉलो करें है ना, और एक रे आपकी ए से बी पॉइंट पे गई, इस पाथ को फॉलो करें ऐसे है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि ये पाथ तो कम है ये पाथ ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का पाथ डिफरेंस सेम ही होगा, पाथ लेंथ दोनों की सेम है। ये ज्यादा डिस्टेंस ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो एयर में कम कर रही है, जहां पे मीडियम की डिस्टेंस कम है वहां पे एयर की ज्यादा है। जब सबको एयर में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों का पाथ क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। ये डिस्टेंस जो ये मीडियम में ज्यादा ट्रेवल कर रही है तो एयर में कम है, जहां पे मीडियम में कम कर रही है एयर में ज्यादा है। कोई भी पाथ आप ले लो, ए से बी तक का अगर मैं ये भी पाथ ले लूंगा तो आपको लगेगा ये तो और भी ज्यादा हो गया, लेकिन एक्चुअली में ज्यादा नहीं है, सबका इक्विवेलेंट एयर में क्या रहेगा, कि आपका सेम रहेगा, जहां पे मीडियम में कम कर रही है और ज्यादा कर रही है ना, तभी तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। कॉन्सेप्ट यही तो होता है कि डी फर्मेट प्रिंसिपल यही बोलता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में सेम टाइम लगना चाहिए, तो सेम टाइम तभी तो लगेगा जब पाथ मॉडिफाई होंगे, जहां मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है ना वो डिस्टेंस कम होगी फिर वो, और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है तो डिस्टेंस ज्यादा होगी और स्पीड ऑफ लाइट भी ज्यादा होगी है ना, तो टाइम सेम लगेगा, सारे पाथ के लिए टाइम की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन ये तो अलग चीज है, फिलहाल आपको ये जानना है कि जब भी कोई डेल्टा एक्स डिस्टेंस हम मीडियम में ट्रेवल करते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस होता है एयर में वो म्यू इनटू डेल्टा एक्स होता है। इसी डेल्टा एक्स को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ, और जो म्यू इनटू डेल्टा एक्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपकी ऑप्टिकल है ना, तो दोनों चीजें क्या है, अलग है। तो एक्स डिस्टेंस इन एयर आप म्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना आ जाएगा, जैसे कि आपका सॉरी एक्स डिस्टेंस इन मीडियम, उसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एयर। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 6।
है ना, इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ के बारे में। और इससे रिलेटेड है फ्रेंच शिफ्ट का, है ना, जो फ्रेंच शिफ्ट है इसी से आपके रिलेटेड, वही मैं अभी डिस्कस करता हूँ। क्या करें इससे, ठीक है, पॉइंट नंबर 6 आपका है। क्या करें इससे? देखो इसके बाद हम आते हैं, एक मैं वर्ड यूज कर रहा था, फ्रेंच शिफ्ट, फ्रेंच शिफ्ट बाय इंट्रोडक्शन ऑफ thin transparent film, thin transparent film in front of a slit, है ना, इन वाइडियस, है ना, कि हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंच शिफ्ट बाय इंट्रोडक्शन ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म इन फ्रंट ऑफ अ स्लिट इन वाइडियस। क्या होता है, ये सिंपल जो वाइडियस एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे थे, इस तरह से जो भी आप वाइडियस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, ये आपकी दो स्लिट्स थी, है ना, ये आपका हो गया S1, ये हो गया S2, और ये आपका कोई पी पॉइंट, है ना, S1 से पी पे पहुंचे और S2 से पी पे पहुंचे, है ना। अब मैं अगर ऐसा कर दूं इसमें ना कि यहाँ पे इसके सामने अगर मैं कोई इस तरह से थिन फिल्म लगा दूं, या नीचे वाले के सामने लगा दूं, यहाँ मैं एक थिन फिल्म लगा दूं ऑफ टी थिकनेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो क्या होगा ना, सारे फ्रिंजेस जो होंगे वो नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा, सारे फ्रिंजेस कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए आपके नीचे, ये S1 से हम P पे पहुंचे, S2 से P पे पहुंचे, जैसे मैंने यहाँ पे स्लैब लगाएंगे, सारे के सारे फ्रिंजेस कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, नीचे, और अगर ऊपर लगा दूं तो ऊपर शिफ्ट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं फ्रेंच शिफ्ट, है ना, कि जैसे मान लो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पहले बनता था, इसको लगा देंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे बनेगा। अगर फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ बनता था, अगर यहाँ पे लगा देंगे तो ये नीचे चला जाएगा। अगर ऊपर में लगा दो, सारी चीजें ऊपर चली, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फ्रेंच शिफ्ट। देखो मेन चीज फ्रेंच शिफ्ट अपने आप आ जाएगा, आप पार्ट डिफरेंस निकालने की कोशिश, बस जब हमने थिन फिल्म लगा दिया तो इस पूरे का पार्ट डिफरेंस एयर में क्या होगा, है ना, क्योंकि हमेशा हम निकालेंगे कि व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस इन एयर, इस पूरे केस में व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस इन एयर, राइट, पूरे केस में पार्ट डिफरेंस इन एयर कितना हो जाएगा, हाँ। तो देखो ये पूरा डिस्टेंस अब एयर में ट्रेवल नहीं कर रहा ना, पहले तो क्या था कि पूरा डिस्टेंस एयर में ट्रेवल करता था, तो आप बोलते थे S2P माइनस S1P पार्ट डिफरेंस, लेकिन कुछ पार्ट तो अभी ये मीडियम में ट्रेवल कर रहा है ना, तो सबको एयर में कन्वर्ट करना, तो अब मैं पार्ट डिफरेंस इस तरह से लिखूंगा, भाई इस केस में जो पार्ट डिफरेंस होगा, अगर हम इस केस में पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करें, तो इस केस में जो पार्ट डिफरेंस होगा डेल्टा पी, है ना, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आपकी हो जाएगी कि S2P माइनस टी, है ना, माइनस कर दिया, प्लस जो ये टी डिस्टेंस मीडियम में ट्रेवल करता है, इसको आपने म्यू से मल्टीप्लाई, वो एयर में कन्वर्ट हो गया, माइनस S1P हो गया, वही S2P से आपने टी माइनस किया, तो एयर वाले डिस्टेंस आ गई, और जो टी इसने मीडियम में ट्रेवल किया तो उसको एयर में कन्वर्ट कर दिया, और S1P तो पूरा एयर में है ही। तो आप पार्ट डिफरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस वो आ गया ना, चेंज आ गया, ये सिर्फ S2P माइनस S1P नहीं आ गया, बल्कि ये एडिशनल टर्म आ गया u माइनस 1 इंटू, और ये आपका आ गया है, दिस इज द पार्ट डिफरेंस ड्यू टू थिक फिल्म, ये जो पार्ट डिफरेंस है ये फिल्म की वजह से है, डिफरेंस ड्यू टू फिल्म, ये जो आपने फिल्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी उसके लिए आप -1 इंटू टी है ना, तो ये चीज थी, तो ये पार्ट डिफरेंस आ गया। अब आपको पता है ये जो टर्म था, अगर मैं सारे अप्रोक्सीमेशन यूज करूँ तो इसकी जगह पे तो मैं ये लिख सकता था लैम्डा इंटू कैपिटल डी, सॉरी वाई इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, कोई बात नहीं कि S2P माइनस S1P डी साइन थीटा हो जाएगा, साइन को 10 में कन्वर्ट करेंगे ये आ जाएगा, अगर मैं सारे अप्रोक्सीमेशन यूज करूँ, इंटू मी माइनस 1 इंटू टी आ गया,
है ना। आपको होता है कि जहां पे पार्ट डिफरेंस 0 होगा वहां पे सेंट्रल मैक्सिमम मिल जाएगा, जहां पे n लैम्डा होगा वो nth मैक्सिमम मिल जाएगा, और जहां पे 2n - 1 लैम्डा बाई 2 होगा वहां पे क्या चीज फॉर्म हो जाएगा, nth मिनट। तो अगर मुझे अब निकालना है कि वेयर इज द पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमम, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमम, है ना, कि अगर मुझे ये निकालना है कि पोजीशन ऑफ द nth मैक्सिमम कहां पे होगा, तो ये जो टर्म था y into small d by capital D plus mu minus 1 into t को मैं पुट कर दूंगा n लैम्डा के इक्वल। तो यहां से पोजीशन ऑफ द nth मैक्सिमम आपका ये हो जाएगा, है ना, कि n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d माइनस म्यू माइनस 1 t इंटू, है ना, कैपिटल D बाय स्मॉल d आ जाएगा। तो अगर ये जो टर्म आ गया है कि भाई ये माइनस टर्म आ गया ना, पहले तो ये आता था, तो इससे कुछ चीज माइनस हो गई। माइनस का मतलब ये तो है कि जहां जहां मैक्सिमम अंदर थे इसको स्क्रैप करेंगे तो सारे नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो टर्म होता है इसी को हम बोलते हैं फ्रिंज शिफ्ट। इतने से फ्रिंज क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज शिफ्ट, है ना। तो जब भी हम कोई स्टेन फिल्म लगाएंगे, अगर नीचे स्लिट के सामने लगा रहे तो सारे नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, अगर ऊपर लगा रहे तो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, इतने होंगे, है ना। और ये ग्रेट रिस्क की वजह से ट्रेडिशनल पार्ट डिफरेंस आ गया। ऐसे जैसे मैंने पोजीशन ऑफ एनएफ मैक्सिमम निकाला है, अगर मैं पोजीशन ऑफ द एनएफ मिनिमा निकालूं वो भी शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे निकालूं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एनएफ मिनिमम, है ना, तो ऑब्वियस बात है जो सेम टर्म था y into स्मॉल d by कैपिटल D प्लस म्यू माइनस 1 into t, इसको आप पुट कर दो 2n - 1 into लैम्डा बाय 2, है ना। तो पोजीशन ऑफ द nth मिनिमम भी वही फॉर्मूला आ जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होगा वो आपका आ जाएगा 2n - 1 लैम्डा कैपिटल D बाय 2 दिया, माइनस ये वाला पूरा टर्म म्यू माइनस 1 t into कैपिटल D बाय स्मॉल, है ना। शिफ्ट तो दोनों केस में सेम ही रहता है, मैक्सिमम मिनिमम सारे इक्वल अमाउंट से नीचे शिफ्ट हो या ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, डिपेंड करता है, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इसमें, वो ये सारी चीज तो फॉर्मूला है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने ये देखा कि हमेशा पार्ट डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखो, और विद रिस्पेक्ट टू एयर जब लिखोगे तो अगर कोई डिस्टेंस वो मीडियम में ट्रेवल करेगा तो पहले उसको माइनस कर दो और उसको एयर में कन्वर्ट करके ऐड करो, और एयर में कन्वर्ट करने के लिए हम म्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसी को हम बोलते हैं फ्रेंडशिप। तो ये आपके कुछ 6 डिस्कशन पॉइंट्स हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना, जो कि आपको जानना चाहिए। अभी मैं चैट देख रहा हूँ आपके, मैंने देखा नहीं। हाँ, फाई तो सेम ही रहेगा, सेम फाई के लिए, सेम फेज डिफरेंस के लिए, फेज डिफरेंस तो सेम ही रहेगा इसमें, है ना, कि भाई मतलब वो स्लैब लगाएंगे तो उसके साथ फेज डिफरेंस क्या होगा, तो वो मतलब ये है कि फेज डिफरेंस इसी से आएगा, इसी पार्ट डिफरेंस से। इसके लिए आप सिर्फ आप इसको यूज नहीं कर सकते, फेज डिफरेंस मॉडिफाई हो गया ना, अगर पार्ट डिफरेंस मॉडिफाई हो गया है तो फेज डिफरेंस से मॉडिफाई हो गया। उस फेज डिफरेंस को हम इससे नहीं निकाल सकते, उसमें ये वाला एडिशनल टर्म उससे आ जाएगा। ठीक है? तो इसके ऊपर आपके यंग्स प्लस वाईडीएससी प्लस जो मैंने डिस्कशन पॉइंट्स बताए हैं, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे, है ना। तो वाईडीएससी आपने पढ़े थे लास्ट क्लास में, उसके अलावा इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, राइट। तो वन बाय वन, है ना, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो विल टेक फ्यू न्यूमेरिकल्स ताकि आपको अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
आपको थिकनेस ऑफ द ग्लास शीट बनाना है। अभी चेक कर रहा हूँ। सही आंसर है। वेवलेंथ दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है। ये तो आ जाना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
हाँ सही है निमिषा, आपका आंसर सही है। सही आंसर देखो, कुछ नहीं है इसमें। आपको ये बोलना है कि भाई पार्ट डिफरेंस एक्चुअली ऊपर शिफ्ट हो रहा है ना, ऊपर आपने रखा हुआ। वैसे जब नीचे रखते हैं तो पार्ट डिफरेंस जो होता है उतना होता है, प्लस साइन आता है यहाँ पे। जब नीचे रखेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अब आपको होता है कि ये बोल रहा है जहाँ पे इस y की वैल्यू, जहाँ पहले फोर्थ मैक्सिमम बन रहा था, मतलब वहां पे y की वैल्यू लैम्डा डी बाई डी है। अब ये सेंट्रल मैक्सिमम वहां पे चल रहा है ना, कि भाई फोर्थ मैक्सिमम जहाँ पहले बन रहा था, वहां पे अभी क्या बन गया, चलिए आपका सेंट्रल मैक्सिमम। तो सेंट्रल मैक्सिमम की मतलब ये होता है कि वहां पे पार्ट डिफरेंस जीरो होता है। मतलब उस पोजीशन पे जहाँ पे y की वैल्यू इतनी है, वहां पार्ट डिफरेंस जीरो। पार्ट डिफरेंस आप जीरो पुट कर दो, और y की वैल्यू आप यहाँ से ये पुट कर दो, वो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी आ गया। यहाँ से थिकनेस की वैल्यू आ जाएगी ना, कि अगर फोर्थ मैक्सिमा की वाई पे अगर पार्ट डिफरेंस जीरो हो रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा अगर वहां चला गया है, तो टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। यहाँ से बाकी टर्म तो आपके कैंसिल हो गए, है ना। तो यहाँ से टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 4 लैम्डा बाई म्यू माइनस वन, है ना। लैम्डा इसमें 6000 दिया ही हुआ है ना, और आपका म्यू भी दिया हुआ है आपको 1.5 माइनस वन। यहाँ से आपका आंसर जो आ रहा है वो 4.8 माइक्रोमीटर है ना, कि 4.8 माइक्रोमीटर। आप चाहे आर्मस्ट्रांग में ले लो या दूसरे में ले लो, फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। भाई आर्मस्ट्रांग में ले लो या किसी में ले लो, आपसे आंसर आ जाएगा 4.8 माइक्रोमीटर। कुछ नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जब नीचे लगाया था तो पार्ट डिफरेंस में यहाँ प्लस साइन आ रहा था। जब ऊपर में लगाएंगे, क्योंकि शिफ्ट सारे ऊपर हो रहे हैं ना, ऊपर में लगाया होगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। और चूंकि उस फोर्थ मैक्सिमा की पोजीशन पे अगर सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, तो जहां पाई की वैल्यू इतनी होगी, वहां पे डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। हाँ, डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी आपकी जीरो होगी। तो उसको करेंगे तो हाँ, थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स में ना आपको सेल्फ स्टडी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज ये थोड़ा सा ना ट्रिकी चीज होता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को आसान से चीज है, एकदम प्लेन है वो, उसमें कोई वेरिएशंस बहुत ज्यादा नहीं है। कंसेप्ट वेव ऑप्टिक्स में ज्यादा है, तो थोड़ा सा इसको सेल्फ स्टडी के आवर्स को आपको थोड़ा सा इसके लिए बढ़ाना पड़ेगा। आपके मॉड्यूल वगैरह थोड़ा सा रिवाइज करोगे तब इसमें कमांड है, इसमें कमांड में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आ जाता है कुछ भी नहीं। मेन कंसेप्ट है इसमें पार्ट डिफरेंस का, है ना। पार्ट डिफरेंस का एक बार आप कंसेप्ट समझ गए, फिर अपने आप सारी चीजें आती है। तो इससे आपका 4.8 माइक्रोमीटर आपका आंसर है। हाँ सही है ना, माइक्रोमीटर्स, है ना, ये हम कर लेंगे। निमिषा थोड़ा सा अपने वो देख लेना यूनिट्स वगैरह, है ना। 4.8 ही आ रहा है शायद माइक्रोमीटर। आपका चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसकी काफी प्रैक्टिस करेंगे आप, इसके एकदम कमांड आने चाहिए आपको इसके। ओके, यू कैन गो फॉर दिस ऑब्जेक्टिव। वही जो पुलकित आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, वो आपको इस न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगी।
S1 S2 से आ रहा है, पहले पार्ट डिफरेंस निकाल लो, उसके बाद फेज डिफरेंस निकाल लेना। पहले हम पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस। अभी कोई आंसर सही नहीं आया। हाँ, पुलकित आपका आंसर सही है। सही, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एकदम ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को जरा सा। इसने क्या पूछा हुआ है? इसने पूछा हुआ है कि बाहर पूरा वाटर है, वो पॉइंट पे कितना फेज डिफरेंस। वैसे अगर कुछ नहीं होता तब फेज डिफरेंस वहां जीरो होता, कोई पार्ट डिफरेंस जीरो होता, लेकिन अब आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले हम पार्ट डिफरेंस निकालते हैं, है ना। पहले हम निकालते हैं पार्ट डिफरेंस इन एयर। आप इन वाटर में निकाल सकते थे, लेकिन मैं एयर में निकालता हूं, उसमें कंफ्यूजन नहीं होता। इस पूरे का पार्ट डिफरेंस वो पॉइंट पे वाटर में, एयर में कितना होगा। पार्ट डिफरेंस जब आप निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा H2O माइनस टी माइनस कर दिया हमने। ये वाटर की डिस्टेंस आ गई ना, तो वाटर का एयर में कन्वर्ट करेंगे म्यू1 से मल्टीप्लाई करके। भाई H2A से अगर मैं टी माइनस कर दूं तो सारी डिस्टेंस वाटर की आ जाएगी। वाटर को एयर में मल्टीप्लाई करूंगा तो उसके रिफ्लेक्टर में से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस जो ये टी था ग्लास वाला, है ना, इसको आप म्यू2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्लास वाली डिस्टेंस भी एयर में आ गई। तो ये पूरे डिस्टेंस एयर में अगर होती तो इतना पास होता, इससे इसकी एयर वाली पास से माइनस कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा S1O इनटू वाटर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई। ये पूरा पार्ट डिफरेंस एयर में आ गया। आप चाहते तो विद रिस्पेक्ट टू वाटर भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है ये।
हाँ, तो आप तो देखो यहाँ से पार्ट डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी S2O इंटू म्यू वन माइनस टी इंटू म्यू वन प्लस टी इंटू आपका आ गया म्यू टू माइनस S1O इंटू म्यू वन। और फिर तो ये डिस्टेंस तो कैंसिल होगी ना, क्योंकि वैसे तो ये डिस्टेंस सेम ही है और दोनों म्यू वन से मल्टीप्लाइड भी है। तो आपका जो पार्ट डिफरेंस आ गया विद रिस्पेक्ट टू एयर इस केस में, वो पार्ट डिफरेंस आपका ही है ना, कि जो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आ गई, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आपकी आ गई टी इंटू म्यू टू माइनस म्यू, है ना। पार्ट डिफरेंस की जो वैल्यू आ गई टी इंटू म्यू टू माइनस क्या हो गया म्यू वन, ये पार्ट डिफरेंस आ गया। अब इस पार्ट डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं। फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस। तो अगर आपने ये पार्ट डिफरेंस एयर में लिया हुआ है तो यहाँ पे लैम्डा भी एयर वाली होनी चाहिए, लैम्डा भी कौन से होनी चाहिए, जैसे कि आपकी एयर वाली, लेकिन क्वेश्चन में लैम्डा किसमें दिया हुआ है, वो लैम्डा वाटर में दिया हुआ है ना, कि भाई जो लैम्डा है वो इन वाटर में दिया हुआ है ना, कि लैम्डा किसमें दिया हुआ है, जैसे कि आपका वाटर में। तो आपको पता है कि अगर मुझे लैम्डा इन वाटर निकालना है तो लैम्डा इन एयर को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, म्यू वन से, है ना, कि मेरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा मीडियम में चेंज हो जाएगा ना। तो अगर मुझे ये लैम्डा एयर का पता है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करूंगा वाटर के, तो वाटर में वेवलेंथ आ जाएगी, है ना। लेकिन मुझे तो एक्चुअली वाटर ये दिया हुआ है, ये लैम्डा आपको दिया हुआ है, लैम्डा इन एयर मुझे निकालना है, तो यहाँ से म्यू वन से मल्टीप्लाई करो, तो लैम्डा इन एयर आपकी आ जाएगी म्यू वन इंटू लैम्डा, है ना, कि भाई एयर में इसका जो वेवलेंथ होगा वो म्यू वन इंटू लैम्डा होगा। तो ध्यान रखना, अगर आप पार्ट डिफरेंस एयर के सेट में ले रहे हो तो यहाँ पे लैम्डा भी एयर वाली लेनी पड़ेगा, उसको आप वाटर वाली नहीं ले सकते, तो उसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे आ गया 2 पाई बाई ये आपका म्यू वन इंटू लैम्डा, है ना, इंटू टी तो था ही, इंटू म्यू टू माइनस म्यू वन, है ना। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, इससे आप जब आंसर निकालोगे तो अल्टीमेटली जो फेज डिफरेंस होगा वो आपका आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू, है ना, यहाँ पे आपका आ गया म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन इंटू टी आ गया, ये आपका अल्टीमेटली आंसर आ गया, मतलब ये ऑप्शन सही है ना, ये ऑप्शन जो है वो सही है। एकदम ध्यान रखना किस तरह से हम करते हैं, है ना, कि भाई पार्ट डिफरेंस सबका एयर में अगर निकाल रहे हैं तो फिर जो वेवलेंथ है वो भी एयर वाली ही लेंगे, उसमें वाटर वाली वेवलेंथ हम नहीं ले सकते, तो दोनों चीजें क्या होंगी बेसिकली आपके सेम, तो इस तरह से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। क्या आपका, चलो देख लो आप इसे। ये हम कर सकते हैं, ये आपने सॉल्व कर लिया। चलो इसके बाद इस क्वेश्चन पे आ जाओ, कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो क्या हो? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है आपके। कुछ आ रहा है क्या आंसर या नहीं आ रहा है? हाँ, थोड़ा गलत आ रहा है, पता नहीं ऐसा तो नहीं दिया मेरे पास। हाँ, कोई आंसर आया तो चेक करता हूँ मैं। हाँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऐसे। वेट फॉर सम टाइम। देखो कुछ नहीं इसमें है कि जैसे इसने बोला है
कि हाई इंटेंसिटी की लाइट आ रही है और सिर्फ 20% रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब हाई इंटेंसिटी का है तो 0.2 आई रिफ्लेक्ट हो जाएगी और 0.8 आई जो होगी वो ट्रांसमिट हो जाएगी। 20% अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ट्रांसमिट 0.8 होगा। अगेन यहाँ भी ऐसी है कि 0.8 का 20% फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो 0.8 का 20% का मतलब 0.2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 0.16 फिर से इधर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ गया। हाँ सुनो, आई का 0.8 रिफ्लेक्ट हुआ, 0.8 ट्रांसमिट हो गया, फिर 0.8 का 20% 0.16 आई रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाकी इधर ट्रांसमिट हो जाएगा, उससे मतलब नहीं। अब यहाँ भी ऐसे ही होगा कि भाई यहाँ से कुछ चीज रिफ्लेक्ट होगी, 0.I इंटू 0.2 रिफ्लेक्ट हो गया 20% और 80% जो होगा वो ट्रांसमिट होगा, तो यहाँ से जो ट्रांसमिट होगा वो आपका हो जाएगा 0.8616 इंटू 0.8 है, ये ट्रांसमिट हो जाएगा। अब इन दोनों का जब इंटरफेरेंस होगा, हम एक्चुअली में आप बाद में कल पढ़ोगे भी, यहाँ पे हम एक लेंस लगा देते हैं ऐसे और दोनों को सुपर इम्पोज करते हैं, है ना। तो जब ये मैक्सिमा या मिनिमा फॉर्म करेंगे वहां पे, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का रेशियो क्या, तो आपने पढ़ा था आईडीएसई में आई मैक्स की वैल्यू, आई मैक्स की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये तो होता है रेशियो। और जो आई मिनिमम होता है ना, आई मिनिमम की वैल्यू होती है रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, है ना। आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का हम क्या निकालेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। अब इन दोनों का रेशियो आपको निकालना है, और देखो एक इंटेंसिटी तो आपकी हो गई 0.2 आई, है ना, उसको आप सपोज I2 ले लो, और एक आपकी हो गई यहाँ से 0.128 आई, इसको आप I1 ले लो। अब यहाँ पुट करके आप रेशियो निकाल लो, कितना आ जाएगा आपका इसमें, है ना। यहाँ से आप किस पुट करके हम इसका क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल, क्योंकि रेशियो निकालना है इसलिए आप इसको 2i भी ले सकते हो, इसको 2i ले लो और इसको आपका डिफरेंट आप ले लो, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेशियो तो निकालना है आपको, है ना। तो उससे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आपका आंसर आ रहा है, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर है ना वो 81:1 दिया हुआ, ये आप मेरे पास दिया 81:1, बाकी आप चेक करो कि आपका आंसर आ गया, है ना, कि मेरे पास जो आंसर है वो 81:1 दिया हुआ है ना, कि किस तरह से हम इसको ट्रांसमिट करें, है ना। तो दिस वे वी कैन सॉल्व, है ना, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 81:1 जो है मेरे पास आंसर दिया है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर वाइंड अप करते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन भी है, उससे से आप सिमिलर ही है ऑलमोस्ट, उसको ट्राई करके फटाफट उसका आंसर दो, नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसी को कंटिन्यू करें। हाँ ये ऑब्जेक्टिव है, इसको चेक करो जरा सा। इसमें 25% जा रहा है, 25% में थोड़ी कैलकुलेशन आसान होगी। हाँ आप सही आ गया, पुलकित आपने सही बोला। हम्म, सही बात है, वही तो मैं बोला, क्वेश्चन तो आंसर तो आपका कोई आ रहा है, लेकिन ये किस क्वेश्चन का नहीं था।
हाँ, इसका आंसर सही निकाल लिया आपने, देखा ना, अब आपको आ गया। भाई आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो फटाफट। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ फटाफट। वैसे ही इसका आंसर डी ऑप्शन सही है ना, सामने सोल्यूशन बना हुआ है। 25% रिफ्लेक्ट हो गया, 75% इधर चला गया। फिर रिफ्लेक्ट इसका 1/4 हो गया, तो 3/16 हो गया। फिर इसका 3/4 आ गया, तो 9/16 हो गया। अब इन दोनों का सुपर पोजिशन होता है, तो आप I1 I2 की वैल्यू लिख लो। भाई I1 की वैल्यू हम लिख लेंगे 9I/64, बड़ा है। और I2 की वैल्यू हम लिख लेंगे जैसे कि आपकी आई है। वैसे स्क्वायर होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद सेम वही फॉर्मूला, इससे आपका 49:1 आ जाएगा, है ना, कि भाई आई मैक्सिमम और आई मिनिमम के बीच की जो रेशियो होगा वो 49:1 आ जाएगा। तो उसके ऊपर देख दोनों क्वेश्चंस को, राइट। दैट इज ऑल फॉर टुडे, है ना। थोड़ा सा ठीक से रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम आगे भी पढ़ेंगे, प्लस के क्वेश्चंस और भी होंगे, है ना। तो उसके पहले लेकिन ठीक से रिवाइज करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।